नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। वकील के कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर, मीर समन में विभाजित कर दिया था। कहने का अर्थ ये है, वकील के कार्यों का विभाजन या शक्तियों का विभाजन दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर, मीर समन में कर दिया था। औरंगजेब के समय असद खां ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। सरखत नामक पत्र पर मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था, तब सेना को वेतन प्राप्त होता था। जब कभी सदर उस सदूर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगान भूमि का निरीक्षण सदर करता था। लगान भूमि में मदत ए मास जो भूमि होती थी, उसका निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। कहने का अर्थ ये है, शरीयत के प्रतिकूल यदि कोई व्यक्ति कार्य करता था तो उसे सजा मुहतसिब द्वारा दी जाती थी। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबे का बंटवारा सरकार में, सरकार का बंटवारा परगने या महाल में, महाल का बंटवारा जिला या दस्तूर में और जिले और दस्तूर का बंटवारा ग्राम में किया गया था। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। ग्राम को मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें नागला कहा जाता था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं 1. गल्ला बख्शी, 2. नसक, 3. जब्ती। यह मुगल कालीन शासन व्यवस्था में लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं थी। गल्ला बख्शी में फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नस्क, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे लिया जाता था। नस्क की व्यवस्था बंगाल प्रांत में थी। जब्ती प्रथा में बोई गई फसल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था और जो नगद में लिया जाता था। जब्ती प्रथा में भूमि कर नगद रूप में लिया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य एक नई इकाई की स्थापना की गई, जिसे चकला कहा जाता था। चकला की व्यवस्था शाहजहां के द्वारा की गई थी और चकला सरकार और परगना के मध्य एक इकाई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित की गई थी। 1. खालसा भूमि, 2. जागीर भूमि, 3.
सयूरगल या मदत मास भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मदत मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। सयूरगल या मदत मास भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल काल में प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। सूबेदार। सूबेदार का कार्य प्रांतों में शांति स्थापित करना प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह दीवान होता था। बख्शी। बख्शी प्रांतीय सेना का प्रधान सेनापति होता था। फौजदार। फौजदार जिले का प्रधान अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी आमिल या अमलगुजार होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का अधिकारी सिकदार कहलाता था। आमिल ग्राम के कर्षकों से प्रत्येक संबंध बनाना। आमिल ग्राम के कर्षकों से प्रत्येक संबंध बनाना और लगान निर्धारण करना आमिल का कार्य होता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। करोड़ी अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी को अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. पोलज भूमि। पोलज में नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल ली जाती थी। 2 नंबर प्रति। प्रति भूमि पर 1 या 2 वर्ष में प्रति भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर। चाचर पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल से खेती की जाती थी। बंजर भूमि। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं थी। इस पर लगान नहीं वसूल किया जाता था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। जब्ती में कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। एक श्रेणी तखसीस और दूसरी श्रेणी तहसील कहलाती थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का उपज का आधा भाग कर दिया। कहने का अर्थ है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व को 1/2 या 50% कर दिया था। मुगल काल में कर्षक 3 वर्गों में विभाजित थे। 1. खुद कास्त। 2. पाही कास्त। 3. मुजारियन। खुद कास्त। खुद कास्त किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्त। पाही कास्त दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारिन। मुजारिन खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। खुद कास्त उसी गांव में रहते थे और उसी गांव में कृषि करते थे और इनकी कृषि खुद की होती थी। कृषि भूमि खुद कास्त की स्वयं की होती थी। पाही कास्त दूसरे गांव में जाते थे और वहां कृषि कार्य करते थे। पाही कास्त कृषि का मालिक नहीं होता था। मुजारियन। मुजारियन खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर उस पर कृषि कार्य करते थे।
मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी और 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल वंश समाप्त हो गया था। इस समय में सर्वाधिक रुपए की ढलाई है वह औरंगजेब के समय की गई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी स्वयं की आकृति बनवाई, साथ में नूरजहां और अपना नाम लिखवाया था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सिक्का था जो सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही सिक्का था। सबसे बड़ा सोने का जो सिक्का था उसे कहते थे संसब, और सर्वाधिक प्रचलन में जो सोने का सिक्का था वह इलाही कहलाता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल काल में सेना 4 भागों में बटी हुई थी। 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 तोपखाना, 4 हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा कहलाता था। 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाला अमीर ए आजम कहलाता था। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा व सिंह अस्पा नामक व्यवस्था को प्रारंभ किया था और इस व्यवस्था में यह पद सर्वप्रथम महावत खां को दिए थे। अकबर के काल में प्रमुख दीवान थे मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, एवाज खां, मंसूर, ख्वाजा साहब मीर फतेहुल्लाह। जहांगीर के दीवान थे एतमादुद्दौला। औरंगजेब के दीवान हैं मीर जुमला, फाजिल खां, जफर खां, असद खां। बहादुर शाह प्रथम का दीवान मुनीम खां था। असद खां सर्वाधिक लंबे समय तक 31 वर्ष तक मुगल दीवान रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद असद खां जहांदार शाह के समय तक वकील मुतकल रहा था। मुगल प्रशासन के प्रमुख अधिकारी मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान मीर आतिश कहलाता था। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान शाही नौकाओं की देखरेख करने वाला मीर ए बहर कहलाता था। मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक मीर ए बर कहलाता था। मीर ए अर्ज बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी मीर ए अर्ज कहलाता था। मीर ए तोजक यह धार्मिक उत्सवों एवं समारोह का प्रबंध करता था। वाक्या नवीस समाचार लेखन व गुप्तचर होता था। खुफिया नवीस यह गुप्तचर रूप से महत्वपूर्ण खबरें केंद्र को देता था। वित्तची प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करता था। मुशर्रिफ लेखा अधिकारी होता था। मुशर्रिफ राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी यह मुशर्रिफ द्वारा तैयार रिकॉर्ड की जांच करता था। मुस्दी बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करता था। मीर मुंशी शाही पत्राचार प्रभारी होता था।
कूरबेगी ध्वजारोही होता था, अख्तबेगी शाही घुड़सवार का दरोगा होता था, खवाम सलार शाही बावर्ची खाने का दरोगा होता था। जहाँ नवीस दरबार के सैनिक खर्चे का लेखा जोखा रखता था। एलची यूरोपीय राजदूत होता था, सफ़ीर पड़ोसी राज्यों के राजदूत होते थे। गुसल खाना बादशाह का गुप्त नियंत्रण कक्ष था। शाहजहां ने इसका नाम दौलत खाना एक खास रखा था। करावल घुड़सवार यसावल विभागीय संदेशवाहक होते थे। हरकारा वाक्या नवीस खुफिया नवीस सब नीह निगार मुगल गुप्तचर प्रणाली से जुड़े हुए थे। वाक्या नवीस सूबों के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। वह सूबे की प्रत्येक सूचना केंद्र को भेजता था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। वजीर का पद सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया था? बाबर ने। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? वकील होता था। वकील की शक्तियों को किस मुगल शासक ने दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सदर, मीर समन में विभाजित किया था? अकबर ने। मुगल काल में सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर किसने कार्य किया था? असद खान ने कार्य किया था। औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? असद खान था। असद खान ने मुगल प्रशासन में दीवान के पद पर कितने समय तक कार्य किया था? 31 वर्ष तक कार्य किया था। मुगल काल में सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन मिलता था। सरखत नामक पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता था? मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था। मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? मीर समा कहलाता था। मौर्य काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दरोगा-ए-डाक चौकी कहलाता था। मुगल काल में शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना और दंड देना किस अधिकारी का कार्य था? मुहतसिब नामक अधिकारी का कार्य था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में किया गया था। सूबों का बंटवारा किसमें किया गया? सरकार। मुगल काल में सरकार का विभाजन किसमें किया गया था? परगने या महाल में किया गया था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा या दीह या ग्राम के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी। उन्हें क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। किस मुगल शासक ने सरकार व परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई का प्रारंभ किया था? शाहजहां ने किया था। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। मुगल काल में तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जागीर भूमि कहा जाता था। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास या मिल्क कहा जाता था।
मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करने वाला अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? दीवान। प्रांतीय सैन्य व्यवस्था का प्रधान अधिकारी होता था मीर बख्शी। मुगल शासक अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1973 ईस्वी में। दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली का प्रारंभ कब किया था? 1580 ईस्वी में किया था। दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ अकबर के समय किसने किया था? टोडरमल ने किया था। दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, परती, चाचर और बंजर। नियमित रूप से खेती होती थी वह भूमि क्या कहलाती थी? पोलज कहलाती थी। खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस भूमि पर लगान नहीं वसूल किया जाता था, वह भूमि कहलाती थी बंजर भूमि। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रथा का प्रारंभ कब किया था? 1570 ईस्वी में। औरंगजेब के काल में भू राजस्व लिया जाता था उपज का आधा भाग। मुगल काल में कर्षक 3 वर्गों में विभाजित थे। 1 खुदकास्त, 2 पाईकास्त, 3 मुजारियन। खुदकास्त किसान उसी गांव में भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे। पाहीकास्त दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन यह खुदकास्त कृषकों की भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किस मुगल शासक के समय हुई थी? औरंगजेब के समय। किस मुगल शासक ने आना सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था? शाहजहां। किस मुगल शासक ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई तथा अपना नाम एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था? जहांगीर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अकबर के समय सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? संसब। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? इलाही। मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। 1 रुपये बराबर कितना दाम होता था? 40 दाम। मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी? 4। 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 तोपखाना, 4 हाथी सेना। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया था? अकबर। अकबर की मनसबदारी प्रथा में 500 से 250 तक मनसब प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? उमरा। मुगल काल में सैन्य व्यवस्था में जात शब्द का क्या अभिप्राय है? व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का। मुगल काल में सेना में 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया था?
जहांगीर ने। जहांगीर ने दो अस्पा व सिंह अस्पा व्यवस्था में सर्वप्रथम यह पद किसको दिया था? महावत खां को। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।